हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हमने अब तक पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत सांख्यिकी जो उपयोग, इसका महत्व था, महत्व के बारे में अध्ययन किया कि सांख्यिकी का कहाँ कहाँ किस जगह पर इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग है। जैसे हमने बताया व्यापार के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, आर्थिक जीवन में किया जाता है, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। यानी व्यक्ति कोई भी आर्थिक नियोजन करेगा, अर्थ संबंधित, मुद्रा संबंधित, धन संबंधित, हर प्रकार, कुल मिला के कह सकते हैं कि हर प्रकार के कार्य के अंतर्गत व्यक्ति सांख्यिकी का अध्ययन करता है, ये सांख्यिकी का उपयोग करता है। तो सांख्यिकी हमारे जीवन से इतनी जुड़ी हुई है, इतनी जुड़ी है कि प्रत्येक 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 जो कार्य है वह हम सांख्यिकी के बिना नहीं कर सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा हमारा सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता। तात्पर्य क्या है, हेडिंग डाल लेना बच्चों, सांख्यिकी की सार्वभौमिक, सार्वभौमिक से तात्पर्य क्या है, सार्वभौमिक से तात्पर्य सभी जगह, सभी स्थानों पर, यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा होता नहीं है जो सांख्यिकी से परे हो। सबके सब टोटल क्षेत्र सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक विद्यार्थी की शिक्षा भी सांख्यिकी के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। तो सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता, सब इसकी सार्वभौमिक उपयोगिता कहाँ कहाँ है, किस जगह इसका अधिकांश उपयोग किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। वैसे सामान्य तौर पे कहा जाए तो सांख्यिकी का जो उपयोग है, वर्तमान के अंतर्गत सांख्यिकी का उपयोग इतना अधिक हो गया है कि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा है। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत सांख्यिकी की बहुत 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 अधिक उपयोगिता है। इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। क्योंकि हमने सांख्यिकी के अंतर्गत एक तथ्य पढ़ा, समंकों के बारे में। क्या पढ़ा बच्चों? हमने समंकों के बारे में पढ़ा और समंकों के अंतर्गत हमने बताया पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत कि समंक के उन्हीं तत्वों को कहा जाता है, इसमें 3 प्रकार गुण पाए जाते थे। पूरा रिपीटिव हो जाएगा इसके भरोसे आपके। तो 3 प्रकार गुण कौन से थे? जो पहला गुण बताया गया था वह गुण था हमारा तुलनीयता, सजातीयता कहते हैं। पहला गुण हो गया सजातीयता। दूसरा गुण क्या बताया था बच्चों? दूसरा गुण मैंने तुलनीयता, यानी उसमें तुलनीयता वाला गुण होना चाहिए। और तीसरा वाला जो गुण बताया था वह हमारा गुण था संख्यात्मक। यह जो तथ्य बताए थे मैंने, 3 तथ्यों के आधार पर समंकों का मापन कर सकते हैं। समंक किसमें आते हैं? हमारे सांख्यिकी के अंतर्गत समंक आते हैं। अब जब सांख्यिकी में तीनों समंक सम्मिलित हो गए, समंकों में तीनों गुण सम्मिलित हो, सजातीयता, तुलनीयता और संख्यात्मकता, तीनों गुण सम्मिलित हो गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसमें तीनों में से एक गुण भी पाया जाता हो। अधिकांश सब गुण उसमें पाए जाते हैं। संख्यात्मक तथ्य प्रस्तुत होते हैं। विद्यालय के अंदर प्रवेश करें तो विद्यालय विद्यार्थी की फीस, प्रत्येक विद्यार्थी की फीस कितनी हो गई? सब एलकेजी क्लास के बच्चों की 10,000 फीस है, यूकेजी की 12,000 है, सब फर्स्ट क्लास में 15,000 फीस है। ये भी क्या है? संख्यात्मक माना गया। सजातीयता हो गई, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं तो सभी छात्र एक मानव प्रजाति के। तुलनीयता, प्रत्येक छात्र के अंदर कुछ न कुछ तुलना हो रही है किसी मापन के आधार पर। तो यानी शिक्षा के अंदर उपयोग। व्यापार में देखा जाए तो व्यापार में क्या आता है? उद्योग आते हैं। उद्योग के अंदर व्यापारी के वस्तुओं का लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, आदान प्रदान होता है, लाभ हानि होती है। तो ये सभी व्यापार की क्रियाओं के सम्मिलित हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि सांख्यिकी का उपयोग व्यापार में क्रय विक्रय नापते हैं। तो क्रय विक्रय क्या हो गई? तुलना करने की व्यवस्था हो गई। सजातीय व्यापारी के तथ्य हैं, व्यापार के तौर सजातीय पाया गया। और संख्यात्मक साहब 1 लाख का उत्पादन, 2 लाख की बिक्री, 4 लाख की बिक्री, ये सब क्या है? ये सब मान बताया गया, समंक का प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि व्यापार के अंतर्गत भी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति के जीवन से देख लो, व्यक्ति की आयु देख लो, पिता की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 28 वर्ष, माता की आयु 35 वर्ष। तो ये भी आप क्या आ गए? मानवता वाले गुण। तुलना देखी जाए मानव में
सजातीय मानवता के अंदर तुल्यता पिता की माता की पुत्र की तुल्यता कर सकते हैं। और संख्यात्मक आंकड़े क्या हो गए, संख्या अंकों की आयु आ गई। तो यहाँ मतलब आप मतलब परिवार के अंतर्गत भी हमारे मान आया समंक आ गए। तो मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी है वह प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है, हर क्षेत्र के अंतर्गत सांख्य का उपयोग किया जाता है। समझ आ गया अच्छी तरह से। इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि वर्तमान युग में, लिखना इसके अंदर मैं बोल रहा हूं, वर्तमान युग में कुछ तथ्य लिखने से क्या है, वो पॉइंट बिंदु हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। लिख लिख कर पढ़ने से लिखने से प्रत्येक बिंदु क्षेत्र याद हो जाता है। बच्चों के मोटिवेशन मिलता है। बच्चा क्या सोचता है, सर मैंने लिख के याद किया था, मुझे याद है। तो ऐसी मोटिवेशन स्किल प्राप्त होती है बच्चों को भी, हिंदी हैंडराइटिंग सुधरती है, बहुत सारे तथ्य होते हैं। तो देखो वर्तमान युग में सांख्यिकी का प्रयोग, वर्तमान युग में सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स, वर्तमान युग में सांख्यिकी का प्रयोग से तात्पर्य क्या है, उसके उपयोग लेने से, इसके उपयोग लेने से। तो वर्तमान युग में सांख्यिकी का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, जीवन के प्रत्येक हर प्रकार के क्षेत्र, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, हमारे जीवन जीने के प्रत्येक क्षेत्र में, खाने के संबंधित तथ्य हो, पीने संबंधी हो, कहीं जाने संबंधी हो, किराया हो, भाड़ा हो, हर प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत। और प्रत्येक प्रकार की सीमा होती है, लिमिट होती है, या प्रकृति कह सकते हैं। प्रत्येक जगह प्रत्येक क्षेत्र वह प्रकृति के स्वरूप में एवं प्रकृति के स्वरूप, प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप में होता है। ये लो साहब, इस लाइन से क्या समझ में आ गया, आपको याद नहीं रखना पड़ा, एक लाइन के मध्य स्पष्ट हो गया कि वर्तमान युग के अंतर्गत सांख्यिकी का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। इसके लिए वॉकर ने बात भी कही, प्रमुख विद्वान रहे हैं वॉकर के अनुसार। तो लिखिए इसके अंतर्गत वॉकर ने क्या कहा, वॉकर ने कहा कि आश्चर्यजनक की बात बताई गई है कि सांख्यिकी का जो प्रयोग होता है बच्चों, कि सांख्यिकी का जो प्रयोग होता है वह प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी एक आश्चर्यजनक सीमा, जहां तक हम सीमा का मापन नहीं कर सकते उस सीमा तक सांख्यिकी का प्रयोग होता है। आज वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि जो हमारी संस्कृति है वह संस्कृति, यानी उस संस्कृति के अंतर्गत भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो वॉकर ने यही बात बताई कि एक आश्चर्यजनक सीमा तक, एक आश्चर्यजनक सीमा तक, सीमा से तात्पर्य क्या हो गया, लिमिट से हो गया। एक आश्चर्यजनक सीमा तक हमारी संस्कृति, सीमा तक हमारी जो क्या है, हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति कैसी बन गई है, यह हमारी संस्कृति सांख्यिकी प्रकार की, यानी संस्कृति सांख्यिकीय संस्कृति बन चुकी है। किसने कहा था, ये वॉकर ने कहा था। सांख्यिकी संस्कृति बन चुकी है, यानी हमारी जो संस्कृति है वह कैसे बन गई, सांख्यिकी। क्यों बन गई, क्योंकि इसमें सांख्यिकी के सभी तत्वों का समावेश है। सांख्यिकी के अंतर्गत समंकों में जो गुण पाए जाते हैं वे सभी गुण इस संस्कृति में, हमारी संस्कृति के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, आश्चर्यजनक क्या कि संस्कृति जैसे तथ्यों के अंतर्गत सांख्यिकी की उपस्थिति बताएगी। इस तरह आश्चर्यजनक वाली बात होगी। भाई सांख्यिकी का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंतर्गत भी सांख्यिकी का प्रयोग होता है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत करने के आधार पर एक बात बताई गई,
उनके अनुसार कहा गया कि अनेक मृत विवादों, मृत विवाद से तात्पर्य क्या हुआ, ऐसे विवाद जो दबे हुए हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं है, उन विवादों के मध्य जो आंकड़े व तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ये आंकड़े व तथ्य व्यक्ति को एक मार्ग प्रदान करते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं। कैसे भी समझाऊंगा, लिख लो पैसे। अनेक मत व विवादों के मध्य, इसी में लिख रहे हैं हम, ठीक है, अनेक मत व विवादों, अनेक मत व विवादों के मध्य, अनेक मत व विवादों के मध्य आंकड़े व तथ्य ही, आंकड़े व तथ्य जो हमने अभी प्रस्तुत किए थे, जिन तथ्यों के बारे में बताया गया था, अनेक मत व विवादों के मध्य आंकड़े व तथ्य मनुष्य का मार्गदर्शक करते हैं। तथ्य मनुष्य का क्या करते हैं बच्चों, मार्गदर्शक, उसको दिशा प्रदान करते हैं, दिशा बताते हैं, मार्ग बताते हैं, मार्गदर्शक करते हैं, जो भी तथ्य होंगे, तथ्य होंगे, वो हमारे दिशा प्रदान करेंगे। अतः सांख्यिकी को मानव कल्याण का, अतः सांख्यिकी को, अतः सांख्यिकी को मानव कल्याण का, इसका उपनाम भी आ गया कि सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, मानव कल्याण का, मानव कल्याण क्या कहता है बच्चों, उसे मानव कल्याण का अंक गणित कहते हैं। मानव कल्याण का अंक गणित, अंक गणित, अंकों के आधार पर प्रदर्शित होने वाला गणित, अंक गणित कहते हैं। अब समझो कैसे। इसने कहा तथ्य में कि अनेक मत व विवादों, कोई मत चल रहा हो, किसी बात पर चर्चा ही चल रही हो, उन विवादों के मध्य आंकड़े व तथ्य क्या करते हैं, मनुष्य का मार्गदर्शक। उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण समझो साहब कि साहब हमारे पूर्व के अंतर्गत मत रखे गए या आंकड़े प्रस्तुत के पूर्व लेखन के कह सकते हैं हम, जनसंख्या की आबादी कह सकते हैं, उत्पादन कहते हैं, पूर्व उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, पूर्व उत्पादन के आधार पर नए वर्ष का उत्पादन करना, नए वर्ष का उत्पादन करना। यानी कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये हो गया कि विभिन्न मतों व विवादों के मध्य आंकड़े व तथ्य होने से क्या करते हैं, मार्ग। अब देखो मार्ग क्या कर रहे हैं, हमने माना किसी व्यापारी को, माना किसी व्यापारी को, कोई व्यापारी है, व्यापारी ने उत्पादन किया 4 लाख का। कितना उत्पादन किया बच्चों, व्यापारी ने उत्पादन किया 4 लाख का, और उसका विक्रय कितना हुआ उस वस्तु का, सब विक्रय हो गया 2 लाख का। 2 लाख पर 3 लाख का मान लो, व्यापारी घाटे नहीं पहुंचाते हैं, 3 लाख क्या हो गया बच्चों, विक्रय हो गया। अब यह जो आंकड़ा आया है वर्ष 2019 का है, किसका आंकड़ा है, वर्ष 2019 का। अंक आ गए हमारे, अंकगणित क्यों कहते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। व्यापारी का उत्पादन किया 4 लाख का, विक्रय किया 3 लाख का वर्ष 2019 में। अब नए वर्ष किसमें बच्चों, नए वर्ष मतलब 2020 में। अब 2020 के अंतर्गत इसी व्यापारी द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा वह किस आधार पे किया जाएगा, पुराने तथ्यों या पुराने मध्य के आंकड़ों के आधार पर। उसे बताया कि साहब 1 लाख का उत्पादन मेरा बच रहा है, मैंने 4 लाख किया था,
मेरा केवल 3 लाख का ही माल बिच रहा है, तो वह अगले साल केवल 3 लाख या 2 लाख का ही उत्पादन करेगा। 2 लाख का उत्पादन कर लिया उसने, और 1 लाख क्या था, पूर्व का था उसका। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3 लाख का, टोटल 3 लाख का उत्पादन हो गया। अब यहाँ पे मान लो इसका वृद्धि विक्रय, उस नए वर्ष में विक्रय 3 लाख का हो जाता है, तो इसका मतलब है पूर्व वर्ष के अंकों के आधार पर क्या कर रहा है, उत्पादन करता है, उत्पादन करता है। ये समझो क्या है, हमारी परिभाषा कही गई थी कि अनेक मत विवादों के मध्य आंकड़े का तथ्य मनुष्य का बनते बच्चों मार्गदर्शक, उस व्यक्ति को दिशा प्रदान करने वाले होते हैं, करते हैं। अतः सांख्यिकी को मानव कल्याण का अंकगणित भी कहा जाता है, कि वह सांख्यिकी जो मानव का कल्याण करती है, अंकों के आधार पर करती है, इसलिए उस सांख्यिकी को मानव कल्याण का अंकगणित भी कहा जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने माना कोई व्यापारी है, क्या है बच्चों, एक व्यापारी था, व्यापारी ने उत्पादन कितना किया, 4 लाख रुपए का उत्पादन कर दिया, विक्रय कितना उसका 3 लाख का, मतलब 1 लाख का जो माल था क्या उसका रह गया, बिका ही नहीं मार्केट में। सर्दी के मौसम में उन्हीं कपड़ों का उत्पादन किया और 4 लाख का उत्पादन में से 3 लाख का माल बिक गया। कब किया, वर्ष 2019 में। अब अंक आगे, तो यह इन्हीं अंकों के आधार पर, जो वर्ष 2019 के जो अंक आए उत्पादन के विक्रय के, इन्हीं अंकों के आधार पर नए वित्तीय वर्ष, नया वर्ष का 2020 आया, तो 2020 में नए वर्ष है 2020 में जो उत्पादन करेगा कैसे करेगा, पुराने वाले तथ्य यानी 2 लाख का, केवल पहले कितना किया था उसने 4 लाख का, अब कितना करेगा केवल 2 लाख का, और 1 लाख उसका पूर्व का उत्पादन बाकी है, टोटल कितना हुआ 3 लाख का, इस पास में 4 लाख का, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि पूर्व वाले जो अंक आए थे उसमें 3 लाख का इसका विक्रय हुआ था, तो भाई यह आस कर रहा है कि 3 लाख का उत्पादन है, तो उसने कितना कर दिया विक्रय, 3 लाख का विक्रय कर दिया उसका। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वह प्रॉफिट में हो गया, जितना वस्तु का माल उत्पादन किया था उतना माल उसने बेच दिया। अब यहाँ फायदा करें तो प्रॉफिट में देखिए, तो हम प्रॉफिट में ऐसे कर सकते हैं, साहब प्रॉफिट के अंतर्गत 3 लाख का उत्पादन किया और 8 लाख में बेच दिया, प्रॉफिट में उसको ऐसे बांट सकते हैं। लेकिन हम यहाँ लाभ हानि नहीं समझ रहे हैं, यहाँ के हम ये समझ रहे हैं कि मानव कल्याण का अंकगणित समझा जा रहा है। समझ में आ गई बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे उपयोगी, उसका उपयोग किस प्रकार से होता है, सभी विद्यार्थी समझ गए। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, कुछ जानना है तो भी आप जान सकते हो। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके उपयोगिता में क्या कहा गया, उपयोग के लिए कौन से तथ्य बताए गए, तो इसमें हेडिंग डाल दीजिए, इसी के अंतर्गत है सांख्यिकी के उपयोग। अब साहब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में है। उपयोग कैसे है देख लिए, है उपयोग कहाँ होता है, या हम संबंध भी कह सकते हैं इसको। तो लिखिए यहाँ पर सांख्यिकी का अन्य विषयों या क्षेत्रों के साथ सहसंबंध या इसका उपयोग होता है, अन्य विषयों उपयोग होता है। साहब जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी का अन्य विषयों या क्षेत्रों के मध्य सहसंबंध या इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, विषय हैं प्रमुख रूप से जहां पर सांख्यिकी का उपयोग होता है। नंबर 1 डाल लीजिए नक्षत्र विज्ञान में। किसमें बच्चों, नक्षत्र विज्ञान, यानी जो नक्षत्रों की गणना की जाती है वहां पर भी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 लिखिए समाजशास्त्र, समाज से संबंधित जो तथ्य एकत्र किए जाएंगे
वे तत्व भी किसमें आएंगे, सांख्यिकी में सम्मिलित हो जाएंगे। नंबर 3 अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी सांख्यिकी का प्रयोग होता है। नंबर 4 मनोविज्ञान, जो बीएड के विद्यार्थी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत भी सांख्यिकी के तथ्य सम्मिलित होते हैं। आपको अध्यापक के द्वारा कक्षा में कभी केंद्र प्रवृत्ति की माप अर्थात समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक के बारे में, प्रमाण विचरण के बारे में, सहसंबंध के बारे में अध्ययन करवाया जाता है, तो ये सभी माप किसमें आते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत भी। मनोविज्ञान के तो बालक का विज्ञान है, बालक के IQ लेवल चेक किया जाता है, तो वह IQ लेवल किसमें होता है, अंकों में होता है। 4 अंक, 10 अंक, 8, 100%, 8, 80%, 70%, वो सब सांख्यिकी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो मनोविज्ञान में नंबर 5 भौतिक शास्त्र, फिजिकल, भौतिक शास्त्र में भी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, इसके साथ संबंध बना हुआ है। नंबर 6 रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कह दो, आप इसको रसायन शास्त्र कह दो, रसायन विज्ञान, इसको भौतिक विज्ञान भी कह दो आप, जो आपको जैसा आपको उचित लगे। रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कौन सा विज्ञान बच्चों, चिकित्सा, यानी डॉक्टर भी इस तथ्य का सांख्यिकी का उपयोग करता है अपने पूर्व के आंकड़ों के आधार पर आदि। 8 डाल लो गणित विज्ञान, ये लो साहब, गणित विज्ञान आदि विषयों के साथ सांख्यिकी का क्या पाया जाता है बच्चों, संबंध पाया जाता है, यानी इसका आदि तथ्यों के साथ संबंध व्यक्त होता है। पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार, आप लोग देख लेना कि सांख्यिकी का जो संबंध पाया गया है, यह सांख्यिकी का जो उपयोग किया जाता है वह कहाँ किया जाता है। सांख्यिकी का उपयोग नक्षत्र विज्ञानों में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, मनोविज्ञान में, भौतिक शास्त्र विज्ञान में, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या गणित विज्ञान आदि के अंतर्गत सांख्यिकी का सहसंबंध किया गया, या आदि तथ्यों के अंतर्गत सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी के उपयोग से संबंध के बारे में प्रमुख विद्वान वॉलिस और रॉबर्ट्स ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने इस तथ्यों के अंतर्गत बताया कि जो हमारे जीवन के अंतर्गत जिस भी प्रकार की समस्या आती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए सांख्यिकी हमेशा आगे रहती है, समस्या का समाधान निकालती है। लिखिए वॉलिस और रॉबर्ट्स के अनुसार, वॉलिस व रॉबर्ट्स के अनुसार सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता जो बताई वह रॉबर्ट्स और वॉलिस ने क्या कहा, उस उपयोगिता उन्होंने बताया। लिखिए कि सांख्यिकी एक ऐसा अस्त्र या साधन है, सांख्यिकी एक ऐसा अस्त्र, अस्त्र से तात्पर्य कहाँ है, यहाँ पर अस्त्र से तात्पर्य है उस साधन से लगाया गया। किससे लगाया गया बच्चों, साधन से लगाया गया है। सांख्यिकी एक ऐसा अस्त्र है जो प्रसिद्ध कह दो या फेमस कह सकते हैं, ये फेमस है, वो फेमस है, ये फेमस है, वो फेमस है, हो गया प्रसिद्ध हो गया। तो कहने का तात्पर्य सांख्यिकी एक ऐसा अस्त्र या साधन है जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान जो रिसर्च सेंटर हमारा, जहां नई नई वस्तुओं का उत्पादन में प्रयोग करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत सांख्यिकी क्या करता है बच्चों, उपयोग करता है। तो प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर, क्षेत्र में उत्पन्न
होने वाली जो आक्रमण होते हैं, जो समस्याएं आती है उनके ऊपर होने वाली समस्याओं जो प्रॉब्लम्स आती है, होने वाली समस्याओं पर क्या करता है बच्चों? आक्रमण से तात्पर्य क्या है? उसका बचाव, समाधान करना समस्या का। तो आक्रमण से तात्पर्य क्या है? समस्या का समाधान करना। आक्रमण से तात्पर्य क्या है? समस्या का समाधान करना। पर आक्रमण करने में प्रयोग किया जा सकता है, करने में प्रयोग किया जा सकता है। किसने कहा था? यह तथ्य जो बताया था रॉबर्ट एंड वालिस। पुनः समझा देता हूं, एक बार देख लेना। वालिस और रॉबर्ट्स के अनुसार सांख्यिकी एक ऐसा अस्त्र है। अस्त्र से तात्पर्य यहाँ पर ये फेंकने वाला अस्त्र नहीं है, अस्त्र से तात्पर्य साधन बताया गया है जो आपको सफलता दिलाता है, आपकी समस्या का समाधान करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी एक ऐसा अस्त्र है, ऐसा साधन है जो प्रयोग सिद्ध, जहां वस्तुओं के बारे में प्रयोग किए जाते हैं अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वस्तु खरीदने से हो, चाहे वस्तु को बेचने से हो, चाहे वस्तु का निर्माण करने से हो, चाहे लाभ से हो, चाहे हानि से हो। कहने का तात्पर्य हर क्षेत्र के अंतर्गत, तो प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, यानी जो भी समस्या उत्पन्न होती है उन समस्याओं पर आक्रमण करता है। आक्रमण से तात्पर्य उन जो समस्याएं सामने आती है उन समस्याओं का यह क्या करता है? समाधान करता है। समाधान करने के अंतर्गत सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है। ये तथ्य है। इनके आधार पर ये रॉबर्ट और वालिस ने कहा कि सांख्यिकी इस प्रकार से कार्य करती है। अब प्रमुख कुछ बिंदु बताए गए हैं। इनके अलावा और सांख्यिकी का कहाँ उपयोग किया जाता है, व्यापारिक कौन कौन सी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के बारे में बताया गया है। स्क्रीनशॉट लेना इसका भी। क्या है कि छोटे छोटे बिंदुओं को पढ़ने पर कुछ तथ्य हमारे रह जाते हैं पीछे, तो उन्हें तथ्यों को जानने के लिए हम इतनी सारा अध्ययन कर रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ रहे हैं, हर तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कई बार एग्जाम पूछ भी लेता है कि यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा कही गई थी या किस विद्वान के द्वारा लिखी गई थी। तो गया स्क्रीनशॉट, शाबाश। हाँ, ऐसे ही पिछले वाली क्लास के अंतर्गत कुछ बच्चों ने अच्छा कमेंट भी किया, उन्होंने बताया कि सर बहुत अच्छा हमारे समझ में आ रहा है। एएस वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो प्रेजेंट टाइम एएसओ के बन भी जो कंप्यूटर संगणक भी है, उन्होंने बताया कि सर आप बच्चों को नॉलेज बिल्कुल सही दे रहे हो। तो मैं आशा करता हूँ आप इस नॉलेज के द्वारा और अधिक ज्ञान प्राप्त करें। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सांख्यिकी विभाग, जिन विद्यार्थी इकोनॉमिक्स है या कॉमर्स पढ़ रहे हैं, वे विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। ऐसे कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट हर बिंदु के बारे में जानने का प्रयास, जानकारी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए निम्न बिंदुओं की जानकारी भी निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी सांख्यिकी के द्वारा ही, निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी सांख्यिकी के द्वारा ही ज्ञात होती है। सांख्यिकी के द्वारा ही ज्ञात होती है। यानी प्रमुख तथ्य बताए गए हैं, वे कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से बिंदु है जिनकी जानकारी भी, जिनके बारे में सूचनाएं भी हमें सांख्यिकी के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो पहला लिखिए, फर्स्ट नंबर डालिए आप, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की हम जब गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पर हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय आय का मापन करने के लिए निश्चित समय अवधि के अंतर की जाती है यह गणना। तो राष्ट्रीय आय का मापन करने के लिए वित्तीय वर्ष का यूज करना पड़ता है। और वित्तीय वर्ष कौन सा होता है बच्चों? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष माना जाता है। उस वित्तीय वर्ष में राष्ट्र की आय ज्ञात की जाती
है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नंबर 2 उत्पादन, प्रोडक्शन किया जाएगा, तो वहां पर प्रोडक्शन के अंतर्गत भी सांख्यिकी के बारे में ही ये सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा। नंबर 3 मुद्रा क्रय शक्ति। मुद्रा क्रय शक्ति कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किस मुद्रा के द्वारा कितनी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, उसकी दर क्या होती है, क्रय करने की क्षमता कितनी है उस मुद्रा की, ये 100 रुपए के नोट के अंतर्गत कितनी वस्तुएं हम खरीद सकते हैं। ये सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण किया, तो सरकार ने किस आधार पे किया, वह क्रय शक्ति यानी उपभोक्ता को यदि 100 रुपए दिए जाएंगे प्रतिदिन के हिसाब से, तो वह इतनी वस्तु का अपना जीवन यापन कर सकता है, अपना पेट भर सकता है, वह भूखा नहीं रहेगा। तो मुद्रा की क्रय शक्ति यानी किस मुद्रा द्वारा कितनी वस्तुओं को आप खरीदा जा सकता है। व्यापार की उन्नति। व्यापार उन्नति, व्यापार की जो उन्नति होती है, उन्नति कह सकते हैं लाभ के रूप में। किसके रूप में बच्चों, लाभ के रूप में जो व्यापार की उन्नति होती है, उस व्यापार की उन्नति को भी सांख्यिकी के द्वारा ही, बच्चों व्यापार की सांख्यिकी के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। उन्नति। नंबर 5 व्यापारिक अवनति। व्यापारिक अवनति यानी व्यापार की अवनति हो रही है, मतलब व्यापार में जो घाटा हो रहा है, वह उस घाटे को भी सांख्यिकी के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है और सांख्यिकी के बिंदु ही सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 6 मुद्रास्फीति। ये तो आप जानते ही हो स्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति, मुद्रा की मूल्य बढ़ने, जब वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है और उसके मूल्य मुद्रा कम रहती है। स्फीति, अपस्फीति के अंदर क्या होता है, अपस्फीति के अंदर मुद्रा के मूल्य बढ़ जाते हैं और व्यक्ति की इनकम कम हो जाती है, अपस्फीति में चला जाता है। तो मुद्रा स्फीति एवं अपस्फीति एवं अपस्फीति एवं अपस्फीति के अंतर्गत भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे कह सकते हैं। नंबर 7 लाभ हानि। लाभ हानि को प्रदर्शित करने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, यानी सांख्यिकी के प्रयोग के द्वारा ही हम लाभ और हानि को प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी लाभ हानि को प्रस्तुत करने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। और अगला है 8वां बिंदु है भविष्य संबंधित अनुमान। कौन सा बच्चों, भविष्य संबंधित अनुमान, यानी भविष्य संबंधी जो अनुमान व्यक्त किए जाएंगे वे अनुमान भी सांख्यिकी के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी इन निम्न बिंदुओं का प्रयोग, इन निम्न बिंदुओं के बारे में जानकारी करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अपना रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी सांख्यिकी द्वारा ये होती है। नंबर 1 राष्ट्रीय आय, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 मुद्रा क्रय शक्ति, नंबर 4 व्यापार उन्नति लाभ के रूप में, नंबर 5 व्यापार अवनति हानि के रूप में, नंबर 6 मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति, नंबर 7 लाभ हानि, नंबर 8 भविष्य संबंधी अनुमान। इस सांख्यिकी के अंतर्गत ही पूर्व वाले भूतकाल के और वर्तमान के आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य संबंधी अनुमान लगा लिए जाते हैं। और अंतिम जो इन सब तथ्यों के बाद प्रमुख विद्वान रहे हमारे क्रॉक्सटन व काउडेन, नाम काफी अच्छा है, अर्थशास्त्री बहुत अच्छे रहे दोनों। प्रोफेसर क्रॉक्सटन व काउडेन के अनुसार, क्रॉक्सटन व काउडेन ने अपनी परिभाषा के अंदर इसके उपयोग को दर्शाया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के अंतर्गत कई बार कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनका उपयोग सांख्यिकी में बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, और ये होती भी है कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जहां पर सांख्यिकी का बहुत अधिक उपयोग होता है। तो क्रॉक्सटन और काउडेन ने कहा कि आजकल प्रयास का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, आजकल प्रयास का
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सांख्यिकी विधियां कम से कम, जिसमें सांख्यिकी विधियां, जिसमें सांख्यिकी विधियां, जिसमें सांख्यिकी विधियां कम से कम या कभी कभी उपयोग न हो, कभी कभी उपयोग न हो। यानी कुछ ही ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर सांख्यिकी का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, कभी किया जाता है नहीं, बाकी इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं सभी के अंतर्गत सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। इन सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद या इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है इसकी सार्वभौमिक उपयोगिता है। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के आधार पर, उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि, यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, सांख्यिकी की सार्वभौमिक, सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है। उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है, सार्वभौमिक। इन सभी तथ्यों का अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि सांख्यिकी का वो जो उपयोग होता है वह संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सांख्यिकी का उपयोग नहीं होता हो। इसके समझना इसका हो गया। अब आपको इन तथ्यों के आधार पर मैं कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है सभी क्षेत्रों की तरह काम आती है। फिर भी आपको इन तथ्यों के अलावा और कुछ जानना है, पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में संपूर्ण सूचना इस समय पर मिल जाए। क्या है, जब अध्ययन बिंदुवत बिंदु या एक सीढ़ी नुमा के अनुसार अध्ययन किया जाता है तो विद्यार्थी की जो नॉलेज होती है वह काफी उच्च लेवल तक पहुंचती है। वह उस बिंदु को बारे में सभी उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है। यदि हम कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं तो विद्यार्थी को नॉलेज तो मिलती है लेकिन कम मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि आधा जल से भरा हुआ घड़ा छलकता है, तो उसी प्रकार से विद्यार्थी अधूरा ज्ञान लेके उछलता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस विद्यार्थी को संपूर्ण से संपूर्ण जानकारी हम हमारे चैनल के द्वारा, हमारी स्टैटिस्टिक्स कक्षाओं के द्वारा, सांख्यिकी की कक्षा के द्वारा दिए जा रहे हैं। वह संपूर्ण रूप से अध्ययन करें, जानकारी प्राप्त करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, इसके लिए पुनः एक बार कह रहा हूं, एक बार ठीक है।